बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासर अली और आज का जो हमारा वीडियो प्रोजेक्ट है वो है व्हाट इज़ ए थिंक टैंक। थिंक टैंक क्या होता है नाज़रीन, आज आपको हम बताएंगे कि थिंक टैंक होता क्या है और ये क्या करता है और डिफरेंट जो नेशंस हैं या कंट्रीज़ हैं उनके जो ये थिंक टैंक की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कौन सा ऐसा अहम किरदार अदा करती हैं उनकी पॉलिसीज़ के अंदर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर और गवर्नमेंट की प्लानिंग के अंदर, गवर्नमेंट की जो डिसीज़न मेकिंग होती है उसके अंदर, और किसी भी मुल्क के साथ इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप होते हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए ये क्या सजेस्ट करते हैं, क्या एडवाइस करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। और इसके अलावा जो इनके जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो थिंक टैंक होते हैं वो किस तरह चीज़ों को या जो इन्वायरमेंट होते हैं, कॉम्बैक्ट इन्वायरमेंट या दूसरे एस्पेक्ट होते हैं एज़ पर कॉम्बैक्ट या जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको कैसे एनालाइज करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं इसके बाद, और जो अपकमिंग चैलेंजेस हैं या इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम हैं उनको कैसे काउंटर करते हैं और उनका किस तरीके से उनको सलूशन निकालते हैं और उनको सॉर्ट आउट करते हैं। नाज़रीन, जो पहला वक्त था, जो पुराना वक्त था, उस दौर के अंदर जो गवर्नमेंट होती थी, जो बादशाहत होती थी या बादशाह का वज़ीर होता था या फिर दो तीन और वज़ीर मिलाकर वो उनसे आपस में मशावरत करते थे किसी भी डिसीज़न के लिए या कोई किसी चीज़ को प्लान कर रहा है कोई मुल्क। तो अब वो दौर ख़त्म हो चुका है, बल्कि अब टेक्नोलॉजी का एरा आ चुका है जिसके अंदर एडवांस रिसर्च बेस्ड जो कंसल्टेशन है वो की जाती है और सिचुएशंस प्रपोजल लिए जाते हैं। और इसी वजह से अब जो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटराइज्ड दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अब क्या करते हैं बहुत से ममालिक, तकरीबन आलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क के पास डिफरेंट टाइप्स के थिंक टैंक मौजूद हैं। जो थिंक टैंक जो हैं वो एक्सपर्टीज़ पर मुश्तमिल होते हैं और वो अपनी ओपिनियन, अपनी प्रपोज़ल, अपनी राइज़ और अपनी सिचुएशंस और अपनी एडवाइस देते हैं किसी भी गवर्नमेंट को कि आपने ये काम ऐसे करना है, इसको ऐसे प्लान करना है और इस चीज़ को ऐसे डिज़ाइन करना है और इस तरह इसको इसकी प्लानिंग करनी है और इसके बाद इस तरह इसकी जो आपने डिसीज़न जो है वो कंडक्ट करना है। तो इसके लिए ये एक थिंक टैंक नहीं होता किसी भी मुल्क का, बल्कि उसके अंदर हर एस्पेक्ट से, हर टॉपिक के ऊपर थिंक टैंक हो सकते हैं। लेकिन कॉमनली हम दो थिंक टैंक के बारे में हम यहाँ पर अपना डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। नंबर वन, मिलिट्री थिंक टैंक, जो कि मिलिट्री थिंक टैंक जो होता है नाज़रीन, वो क्या कहता है, जो मिलिट्री से कंसर्न किसी भी मुल्क के जो दुश्मन मुल्क होता है उसके बारे में वो स्ट्रेटजी, प्लानिंग और अपनी प्रपोज़ल, अपनी ओपिनियन, अपनी सिचुएशंस देते हैं एनालिसिस करने के बाद। और दुश्मन के जो वेपन्स हैं, दुश्मन की जो मिलिट्री एसेट हैं, और उनको एनालाइज करने के बाद जो और हाइपोथेसिस कंडक्ट करने के बाद वो अपने जो प्रपोजल हैं, अपनी एडवाइस जो हैं, अपनी सजेशंस हैं वो गवर्नमेंट को देते हैं। इसी तरह सिविलियन जो थिंक टैंक होते हैं वो पॉलिटिकल बेस रिसर्च भी करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं। इसके अलावा जो दीगर इश्यूज़ होते हैं, कॉमन इशू होते हैं या फिर जनरल इशू होते हैं, उनके बारे में अपनी सिचुएशंस, अपने जो एनालिसिस करने के बाद अपनी जो ओपिनियन, अपनी जो हाइपोथेसिस हैं और अपनी जो प्रपोज़ल हैं वो गवर्नमेंट को देते हैं ताकि गवर्नमेंट एक सूटेबल डिसीज़न मेकिंग करे अगेंस्ट द
different types of decision and plannings and policies किसी भी मुल्क के बारे में या फिर अपने मुल्क के बारे में वो किसी भी किस्म के जो डिसीज़न हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ जो है वो काम करे। नाज़रीन, मैं आपको बता चुका हूँ जो थिंक टैंक होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये एक्सपर्टीज़ प्रोफेशनल लोगों के ऊपर मुश्तमिल होती है, जिसके अंदर कंबाइन एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं और प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि जो इश्यूज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही अपनी जो रिसर्च वर्क करती है और अपनी सजेशंस सजेस्ट करती है गवर्नमेंट को। नाज़रीन, एक्चुअली जो थिंक टैंक हो एक्सपर्टीज़ होते हैं वो जो कम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज़ होते हैं, यानी बहुत ही पेचीदा और क्रिटिकल किस्म के सेंसिटिव किस्म के जो इश्यूज़ होते हैं उनको हैंडल करते हैं, उन पर अपने रिसर्च वर्क करते हैं और इसके अलावा अपने एनालिसिस करते हैं और उस पूरे इन्वायरमेंट को पूरे सिनेरियो को एवल्यूएट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसके बाद अपनी ओपिनियन और सजेशंस और प्रपोजल गवर्नमेंट को देते हैं। तो इसमें ये जो थिंक टैंक एक्सपर्टीज़ होती हैं वो स्पेसिफिक जो रिसर्च वर्क करती हैं और एनालाइज करती हैं डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट को और इम्पैक्ट को और डेलिब्रेशंस करती हैं। इसके अलावा अपने हाइपोथेसिस कंडक्ट करती हैं, इसके अलावा डाटा कैलिब्रेशन करती हैं, इंफॉर्मेशंस जो होती हैं उनके अंदर दूसरे थिंक टैंक्स या एक्सटर्नल थिंक टैंक से कैलिब्रेट कर अपनी जो डिसीजन मेकिंग या प्रपोजल कंडक्ट करती हैं और एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट करते हैं ये और सर्वे भी करवाते हैं ताकि जो राइट इंफॉर्मेशंस हैं, जो फैक्ट्स हैं और फिगर्स हैं बिहाइंड द सीन उनको क्रेडिबल ग्राउंड के थ्रू सामने लेके आया जाए। नाज़रीन, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ कि थिंक टैंक होता क्या है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे ही है जैसे ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन, ये यूएसए का थिंक टैंक है। इसके अलावा चैथम हाउस यूके का थिंक टैंक है और इसी तरह द चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपना एक थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेटर जो अथॉरिटीज़ होती हैं, इसके अलावा जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनको अपने प्रपोज़ल, अपनी सजेशंस, अपनी एडवाइस, अपने ओपिनियंस और अपने हाइपोथेसिस सजेस्ट करती हैं और बताती हैं कि आपने डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग या किसी चीज़ को आपने बनाना है या आपने कोई भी किसी भी दूसरे मुल्क से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है तो आप किस बिना पर किसी दूसरे मुल्क के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं और फ़लाँ पॉलिसीज़ आपने कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंडक्ट करनी है। मौजूद नाज़रीन, अब आपके जहनों के अंदर ये क्वेश्चन रेज आउट कर रहा होगा कि ये जो थिंक टैंक होते हैं ये काम कैसे करते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगा कि जो एक थिंक टैंक होता है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले ये रिसर्च और एनालिसिस करते हैं और रिसर्च और एनालिसिस के अंदर ये सबसे पहले किस एस्पेक्ट के ऊपर काम करते हैं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इश्यूज़, यानी ये किसी भी इशू या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करते हैं कि इसके अंदर क्या वीक एरियाज़ हैं, क्या इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, किस चीज़ की लैप्सेस हैं और इस चीज़ को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। इसके लिए ये रिसर्च भी करते हैं और इसके ऊपर
एनालिसिस भी करते हैं, यानी किसी भी किस्म की जो इश्यूज़ होती हैं और कम्प्लेक्स इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर अपनी ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज को गैदर करने के बाद उसके अंदर उसके जो वीक एरियाज़ होते हैं या फिर जहाँ पर लैप्सेस होती हैं उनको आइडेंटिफाइड करते हैं और आइडेंटिफाइड करने के बाद एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद अपनी सजेशंस और अपनी एडवाइस जो है गवर्नमेंट से शेयर करते हैं। और रिसर्च और एनालिसिस के ही अंदर अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो वो होता है कंडक्ट रिसर्च। और यानी पहले इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है, आइडेंटिफाइड किया जाता है, उसके बाद कंडक्ट रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है। और इसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर रिसर्च एंड एनालिसिस जो एस्पेक्ट है इसी के अंदर ये क्या करते हैं एक्सपर्टीज़, ये जो डाटा होता है इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको कैलिब्रेट करते हैं, यानी दीगर इन रेलेवेंट जो एक्सपर्टीज़ होती हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ डाटा को कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट करने के बाद ये फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं दीगर इश्यूज़ के जो दीगर डिफरेंट किस्म के जो एस्पेक्ट होते हैं उनको। नाज़रीन, इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर आ जाता है डेवलप पॉलिसीज़ एंड प्रपोजल्स। और इसके अंदर जो पहले नंबर पे हम जिस एस्पेक्ट को देखेंगे वो है फार्मूलेट आइडियाज़। फार्मूलेट आइडियाज़ क्या होते हैं, इसके अंदर जो एविडेंस बेस यानी प्रूफ के ऊपर बेस या एविडेंस के ऊपर बेस पॉलिसीज़ प्रपोजल जो हैं या फिर रिकमेंडेशंस हैं एम टू एड्रेस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इश्यूज़। इसके लिए इस तरीक़ेकार को यूटिलाइज़ किया जाता है या इस मेथड को यूटिलाइज़ किया जाता है जिसको कहते हैं फार्मूलेट आइडियाज़। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर अगर डेवलप पॉलिसीज़ एंड प्रपोजल के अंदर हम देखें तो जो सेकंड एस्पेक्ट बनता है वो है ड्राफ्ट रिपोर्ट एंड पेपर्स, यानी ये अपनी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं बाकायदा तौर पर जिसको FFR भी कह सकते हैं, फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट। और इसके अलावा अपने जो पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, उनको डेवलप करते हैं और इन्हीं इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी जो सिचुएशंस होती हैं, अपने प्रपोजल होते हैं, अपने ओपिनियन होते हैं और अपने जो डिसीजन मेकिंग के लिए सजेस्ट किया होता है किसी भी थिंक टैंक ने अपनी गवर्नमेंट को। इसके बाद नाज़रीन तीसरे नंबर पर जो चीज़ होती है एस्पेक्ट हो सकता है वो है पब्लिकेशंस। पब्लिकेशंस का मतलब ये है कि रिसर्च और आइडेंटिफाइड ऑफ इश्यूज़ करने के बाद रिसर्च कंडक्ट करते हैं। रिसर्च कंडक्ट करने के बाद ये एनालिसिस करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट को, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, और उसके बाद ये कैलिब्रेशन करते हैं एक्सपर्टीज़। और उसके बाद ये जो अपनी हाइपोथेसिस हैं वो अपने ओपिनियन है उनको एस्टेब्लिश करने के बाद अपने प्रपोजल, अपने ओपिनियन और अपनी जो सजेशंस हैं, अपनी एडवाइस जो है वो किसी भी गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं। इसके बाद ये अगर इसके अंदर फोर्थ नंबर पर आएँ तो मीडिया एंगेजमेंट, यानी फिर अपनी पब्लिकेशंस पब्लिश करने के बाद ये किसी भी न्यूज़ पेपर के ऊपर इसके बाद ये मीडिया एंगेजमेंट यानी इन्हीं इंफॉर्मेशन को, इन्हीं सजेशंस को किसी मीडिया के ऊपर इसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं ताकि जो गवर्नमेंट के अलावा दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं या उनकी जो आवाम है या पब्लिक है वो इनकी जो हाइपोथेसिस हैं, सजेशंस हैं, प्रपोजल हैं उनको रीड आउट करे और अपनी कोई राय कायम करे या अगर उसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, उसको एड्रेस किया जा सके। इसके अलावा नाज़रीन ये फिफ्थ नंबर के ऊपर इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस एस्टेब्लिश करते हैं ताकि
دیگر مختلف قسم کے جو تھنک ٹینک ہیں جو ان کے اپنی کنٹری کے بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے ممالک کی بھی آرگنائزیشن تھنک ٹینک ہو سکتی ہیں، وہ مل کر کانفرنسز کرتی ہیں وایا ویڈیو کانفرنس، اور اس کے علاوہ فزیکل میٹنگس، یعنی ان کے دوسرے ممالک کے اندر جا کر ان کے ہیڈ آفس کے اندر یہ میٹنگ اسٹیبلش یا ایونٹ کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں وہ پالیسیز انفلوئنس اس کو مرتب کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ ہے ٹیسٹیمنی اینڈ بریفنگس۔ ٹیسٹیمنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ثابت کر کے دینا، اور ایویڈنس کے ساتھ، پروف کے ساتھ، کلو کے ساتھ، اور جو وٹنسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی پورے مکمل جو ثبوت ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ٹیسٹیمنی بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بریفنگز، اور اپنی ہر جو ایویڈنس ہے، پروف ہے، اس کے جو انہوں نے ریسرچ کی ہوتی ہے، جو ریسرچ کے بعد انالیسس کیے ہوتے ہیں، یعنی ہر سٹیپ کے اوپر یہ اپنی بریفنگ بھی دے رہے ہوتے ہیں ود ایویڈنس، ود پروف۔ اس کے بعد جو پوائنٹ آتا ہے اس کو یا اسپیکٹ ہو سکتا ہے وہ ہے نیٹ ورکنگ، یعنی یہ جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں یہ ایز اے نیٹ ورکنگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپرٹیز، اور اس کے اندر ایک ممالک کے ایکسپرٹیز بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ کنٹریز کے ایکسپرٹیز بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک نیٹ ورک کی مانند کام کر رہے ہوتے ہیں، اور انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں، سینکرونائز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وایا الیکٹرانکس گیجٹ یا سینسر، یا پھر یہ کسی ایک ہیڈ آفس میں بیٹھ کر اپنی جو انٹریکشنز ہیں، جو اپنی ڈسکشنز ہیں، جو اپنے سگویشنز ہیں ان کو مرتب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو نیکسٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے وہ مانیٹرنگ اینڈ ایولیوشنز ٹریک امپلیمنٹیشنز، یعنی یہ کسی بھی جو کمپین چل رہی ہوتی ہے اس کو نہ صرف مانیٹر کرتے ہیں بلکہ اس کو ایویلویٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ کنٹینیو ٹریکنگ بھی کرتے ہیں، اور ٹریکنگ کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرتے ہیں، جو پالیسی انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے یا پھر انہوں نے پلان کی ہوتی ہے، اس کو باقاعدہ طور پر اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں وہ ایولیٹ کرتے ہیں اپ کمنگ امپیکٹ کو، یعنی جو انہوں نے پالیسی بنائی ہے اس کے اپ کمنگ امپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہوں گے تو ان کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، اگر پازیٹیو ہوں گے تو ان کی جو پالیسیز ہیں اس کی پرفارمنس کیا ہوگی، اس چیز کو بھی وہ اپ کمنگ چیلنجز کو، اپ کمنگ امپیکٹ کو پہلے سے ہی ایولیٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے جو میتھڈز ہیں، پروسیجر ہیں، ان کو بھی یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں۔ اور ناظرین جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں، جو ملٹری سے ریلیٹڈ تھنک ٹینک ہوتے ہیں، وہ بھی سملر جو پروسیجر ہے، جو میتھیولوجی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، دشمن کے انفارمیشنز، جو انٹیلیجنس بیس انفارمیشنز ہوتی ہیں ان کو ایولیٹ کرتے ہیں، انالیسز کرتے ہیں، ان پر ہائپوتھیسس کنڈکٹ کرتے ہیں، اور ان کا کام بھی ایز اے انٹیلیجنس جس طرح کام کرتی ہے اسی طرح یہ بھی اپنی ریسرچ ورک کرتے ہیں، اسی طریقۂ کار کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، اڈاپٹ کرتے ہوئے یہ ملٹری بیس جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں وہ اپنی ورکنگ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور اپنے ہائپوتھیسس جنریٹ کرتے ہیں، اور ان ہائپوتھیسس کے بیس کے اوپر اوپینین اور پرپوزل سگیسٹ کرتے ہیں فار ملٹری ڈیسیژنس اینڈ پالیسیز۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک اللہ